दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका जीएस हंट पे। तो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं बीपीएससी के लिए, और ये हमारी एक नई सीरीज़ होगी कंटिन्यू जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है। हम इस सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे और ये बिहार स्पेशल से संबंधित होगी। बाकी के जितने भी पॉइंट्स होंगे वो अदर वीडियोस में आएंगे, बट अभी जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ये 67th बीपीएससी जो होनी है, ये प्रस्तावित एग्ज़ाम है आपका जनवरी में, लास्ट जनवरी में होगा, और उसी को ध्यान में रखते हुए इस सीरीज़ को स्टार्ट किया जा रहा है। तो ये जो आपका सेशन होना है ये आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा और इसमें हर एक पॉइंट्स को हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग मैप के बारे में देख लेते हैं। ये जो आपको स्क्रीन पे मैप दिख रहा है ये बिहार का मैप है। थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट किस साइड में है, ताकि जब कभी आप किसी भी पॉइंट को समझने की कोशिश करें, कोई भी फैक्ट आपका बिहार से संबंधित आए तो आसानी से आपके माइंड में बैठ जाए। इधर आप इस चीज़ को देख पा रहे होंगे, ये आपका कौन सा वेस्ट चंपारण है। इधर आपका क्या है, ये ईस्ट चंपारण है। ये सीतामढ़ी है और इधर आपका क्या है, मधुबनी है। इधर सुपौल है और इधर अररिया है और इधर आपका किशनगंज है। और नंबरिंग देख सकते हैं, इसमें आप क्या नंबर देंगे, नंबर 1 इसको आप क्या बोलेंगे, नंबर 1 इसको क्या बोलेंगे, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 5, 6 एंड 7। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। यानी कुल इतने ऐसे ज़िले हैं जो आपका क्या करते हैं, बॉर्डर शेयर करते हैं नेपाल से। यानी एक ही ऐसा देश है जिसके साथ क्या होती है, बॉर्डर शेयर होती है, इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करते हैं। बहुत मरतबा आपका ये चीज़ें पूछ ली जाती है। अभी आर का एग्जामिनेशन हुआ, उसमें भी आपका ये पूछा गया उत्तर प्रदेश के कौन सा ऐसा जिला है जिसकी बॉर्डर आपका नेपाल से शेयर नहीं होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है। और एट लास्ट इधर अगर आप देखेंगे तो झारखंड आपका मिल जाएगा, है ना। नीचे वाले पोर्शन में आपका क्या मिल जाता है, झारखंड मिल जाता है, क्योंकि बिहार से ही कट करके क्या बना हुआ है, झारखंड बना हुआ। इस साइड में अगर आप देखेंगे तो इस साइड में आपको क्या मिलेगा, इस साइड में आपका वेस्ट बंगाल मिलेगा। क्या मिलेगा, वेस्ट बंगाल। अब वेस्ट बंगाल से भी सवाल आते हैं। एक सवाल तो यही आता है, जो आप ये पॉइंट्स देख रहे हैं, है ना, ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको ये स्पष्ट पता लगेगा कि इसमें ये जो किशनगंज है ना, ये किशनगंज नेपाल के साथ भी अपनी बॉर्डर शेयर करता है और साथ ही साथ आपका जो है कि आप कह सकते हैं वेस्ट बंगाल के साथ भी अपनी बॉर्डर को शेयर करता है। तो ऐसे भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं। और इधर अगर उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो इधर आप इस साइड से आप जोड़ कर सकते हैं कि वेस्ट चंपारण हो गया, फिर उसके बाद गोपालगंज हो गया, सीवान हो गया, सारण हो गया, बक्सर हो गया, कैमूर हो गया। ये सब सारी जो है कि पॉइंट्स कहाँ से लगती है, यूपी से लगती है। तो इस साइड में अगर आप देखेंगे इसके वेस्टर्न साइड में, तो वेस्टर्न में आपको क्या मिल जाएगा, यूपी मिल जाएगा। ये क्या मिलेगा, यूपी मिल जाएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। वैसे बाकी के जितने भी नियर अबाउट आप देख पा रहे हैं, जितने भी ज़िले हैं, ये बिहार में कुल 38 ज़िले हैं, है ना। इनके बारे में डिस्कशन करना है। कुछ इंपॉर्टेंट है जिसमें से आप ये गया का नाम ले सकते हैं, गया को तो आपने सुना ही होगा। फिर उसी तरीके से रोहतास, तो इधर आप पढ़ेंगे रोहतास का किला, ये बक्सर, बक्सर का युद्ध भी आप पढ़ लेते हैं। वैशाली है, ये समस्तीपुर है ना। बाकी जितने भी पॉइंट्स आप पढ़ेंगे, जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका एक 64वीं एग्जामिनेशन में जो चीज़ें पूछी गई थी, या 65वीं में, मुझे बहुत क्लियर नहीं है 64वीं या 65वीं में ये सवाल पूछा गया था। ये जो आपका पटना है ना, इस पटना के साथ कौन कौन से या कितने जो है कि आपके ज़िले अपनी बॉर्डर को शेयर करते हैं। तो इधर आप देख पा रहे होंगे ये आपका बीच में पटना दिख रहा है। अब कौन कौन से बॉर्डर शेयर करते हैं इसमें आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कि एक इधर आ गया जिसको सारण कह सकते हैं। फिर इधर आपका भोजपुर भी दिख रहा है, ये भी अपना क्या करता है, बॉर्डर शेयर करता है। फिर इधर अरवल आ जाता है, ये भी अपनी बॉर्डर शेयर करता है। तो ये जहानाबाद आ जाता है, ये भी अपनी बॉर्डर शेयर करता है। फिर उसके बाद नालंदा इधर आ जाता है, ये भी अपनी बॉर्डर को शेयर करता है। फिर उसके बाद आपका जो है कि ये वाला साइड आपका शेखपुरा देख सकते हैं, जो शायद आई थिंक कि इसकी बॉर्डर शेयर नहीं होती, ये नालंदा के साथ होती है, तो इसको हटा दीजिए। लखीसराय का पटना से थोड़ा सा कनेक्शन है, इधर आप देख सकते हैं, ये है आपका लखीसराय। और फिर उसके बाद ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये वैशाली आ जाता है, इसके साथ भी क्या होती है कि बॉर्डर इसकी शेयर होती है। फिर उसके बाद आपका ये समस्तीपुर हो जाता है और ये बेगूसराय हो जाता है। तो नियर अबाउट आप ये कह सकते हैं कि इतने ज़िले हो गए। कुल मिला करके कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ऐसे ज़िले हैं, है ना। इसमें तो 10 हो गए, बट आई थिंक्स दैट इधर ये वाला जो पोर्शन मुझे लग रहा है कि ये वाला इसमें टच नहीं करता। तो मैं बस आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि जब कभी आपका इस तरीके से सवाल आए तो इसको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। ये आपका क्या करता है, बॉर्डर शेयर करता है, यानी पटना जो आपका है ये बॉर्डर शेयर करता है। बहुत ज़्यादा इसमें आपको टेक्निक लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस एक तरीके से मैं आपको ओवरव्यू ये दे रहा हूँ कि किसके साथ जो है कि कौन सी बॉर्डर शेयर होती है, नहीं होती है। जियोग्राफी का पोर्शन जब हम लोग कंप्लीट करेंगे तो उसमें हम इसको अच्छे तरीके से डिस्कशन करेंगे। मैंने आपको जो पॉइंट्स बताए हैं इसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, और थोड़ा सा लोकेशन आपको समझने की ज़रूरत है कि किस साइड में कौन सा ऐसा जिला है, क्योंकि जब कभी आप मेंस में भी लिखेंगे तो आपको ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए, अच्छे तरीके से मालूम होनी चाहिए। और फुल डिस्कशन करेंगे जो हमारा जियोग्राफी का पोर्शन होगा उसमें, बिहार की जियोग्राफी में। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम। अभी तो बीपीएससी फैक्ट के रूप में हम देखेंगे
कि जितना भी हमारे पास फैक्ट है उस फैक्ट में क्या क्या पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास कुछ सूचियाँ आप देख सकते हैं। बिहार का इतिहास एक नज़र में, अन्य महत्वपूर्ण बिंदु है प्राचीन इतिहास है, फिर उसके बाद प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय है, मध्यकालीन इतिहास के भी बारे में पढ़ेंगे। वैसे भी ऐतिहासिक दृष्टि से बिहार काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा है, इसमें आधुनिक इतिहास का भी बहुत अच्छा खासा आपको पॉइंट्स मिलेगा। मध्यकालीन का इतिहास जैसे शेर शाह सूरी के बारे में आप पढ़ लेंगे। फिर प्राचीन का तो पूछिए ही नहीं, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इन सब सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। फिर उसके बाद महाजनपद के भी कुछ ऐसे जो राजधानियाँ रही हैं या फिर क्षेत्र रहे हैं उसको भी हम वहाँ पर डिस्कशन करेंगे। और बिहार के प्रमुख जो व्यक्तित्व रहे हैं जो इंडियन पॉलिटिक्स में रहे हैं, फिर उसके बाद अदर सेक्टर्स में रहे हैं, उनको भी हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। बिहार में सिख धर्म के बारे में भी देखेंगे, क्योंकि उसमें पटना के बारे में आप अच्छे तरीके से समझ पा रहे होते हैं। ग्रंथ है, फिर उसके बाद बिहार में प्रथम कौन है, बिहार में व्यक्तियों के जन्म स्थल हैं, फिर उसके बाद बिहार का भूगोल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। और उसके बाद जलप्रपात हो गया, बिहार के ताप विद्युत परियोजनाएँ होंगी। ये 2020 का बजट नहीं, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि अभी जो लेटेस्ट बजट है उसके बारे में हम लोग इकोनॉमिक्स के पोर्शन पढ़ लेंगे। वैसे इकोनॉमिक सर्वे और उसके बाद बजट को अलग से हम डिस्कशन करेंगे, वो इसमें से रिलेटेड नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पे आपका मेन इशू क्या है, ये वाला पोर्शन अगर आप देखेंगे, ये एक फर्स्ट है कि बिहार का नाम बिहार था, जिसका मतलब होता था, बिहार का प्राचीन नाम बिहार था, जिसका मतलब मठ होता था। तो बस ये स्टेटमेंट में इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं कि बिहार का प्राचीन नाम क्या था। तो आप ये प्राचीन नाम यहाँ पे याद कर सकते हैं, जिसका नाम क्या था, बिहार। बाकी इसमें कोई और अदर चीज़ नहीं है। अब उसके बाद अब बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, तो वर्तमान समय मुख्यमंत्री के बारे में आप समझ सकते हैं कि ये नीतीश कुमार के बारे में पूछा जा रहा है। फिर उसके बाद बिहार का पक्षी या पशु क्या है, तो ये है आपका बैल, और इधर आपका क्या आता है, गौरैया। कि पक्षी क्या है, पशु क्या है, और दिवस कब मनाया जाता है, ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। बाकी आप इसको फैक्ट के रूप में देखिए। बिहार का जो आपका फूल है उसको क्या बोलते हैं, राजकीय फूल आपका हर राज्य का होता है। तो इधर आपका क्या है, ये गेंद आ जाता है। और राजकीय वृक्ष तो आप ऑलरेडी जानते हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित रहा है। और ये पीपल का जो वृक्ष है, ये आप पटना स्टेशन पे भी जाएंगे तो एक तरीके से वो बिहार की संस्कृति को प्रेजेंट कर रहा होता है, वहाँ पे भी आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी। और इधर आपका ये क्या है, बिहार के वर्तमान जो राज्यपाल हैं वो फागू चौहान। आज़ादी के बाद ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें आपका पूछी गई है। उससे ऊपर जो आप गौरैया वाला पढ़े हुए हैं कि उसमें पक्षी कौन था, वो भी आपका एग्जामिनेशन में पूछा गया है। प्रीवियस ईयर के पेपर आप देखेंगे तो उसमें आपको वो चीज़ें मिल जाएगी। तो प्रथम राज्यपाल के नाम भी याद रखना, जयराम दास दौलत राम थे इनके बारे में। और श्री कृष्ण सिंह के बारे में तो ऑलरेडी आप अच्छे तरीके से अवेयर हैं कि ये अपना जो है कि क्या थे, ये श्री कृष्ण सिंह मुख्यमंत्री थे, फर्स्ट मुख्यमंत्री थे बिहार के। तो ये फर्स्ट वाला जो पोर्शन होता है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए आप इसको मेमोराइज कीजिए। शेर शाह सूरी ने पाटलिपुत्र की प्राचीन भूमि पर पटना शहर की स्थापना की। तो मेन इशू ये है कि आपका कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि पटना शहर की स्थापना किसने की है। तो पटना शहर की स्थापना जो आपकी हुई है ना, वो आप इस चीज़ को बताइएगा कि ये शेर शाह सूरी से संबंधित है। तो हम सूरी वंश के बारे में पढ़ेंगे, है ना, या शेर शाह सूरी का सूर वंश भी पढ़ेंगे। तो ये चीज़ें वहाँ पे आएगी तो हम उसमें और अच्छे ढंग से डिस्कशन करेंगे। और शेर खां भी इसको कहा जाता है। तो ये पटना शहर किसने बसाया, ये पॉइंट आप कहा जाता है। वैसे पटना से बहुत सारे सवाल आपको देखने को मिलेंगे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। बिहार में वर्तमान समय में क्या है, टोटल जो डिस्ट्रिक्ट के बारे में आता है, तो टोटल डिस्ट्रिक्ट हमारे पास कितने हैं, 38 डिस्ट्रिक्ट है। क्षेत्रफल की दृष्टि से इसको एक्जैक्टली याद करने की जरूरत है। जो आपका क्षेत्रफल है 94,163, इसको आप एग्जैक्ट याद कीजिए। कभी कभी आपका पूरे क्षेत्रफल के बारे में एक्जैक्टली पूछ लिया जाता है, तो ये चीज़ें आपको याद करने की जरूरत है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये दिया हुआ है कि टोटल जनसंख्या कितनी है ना, 10 करोड़ के नियर अबाउट आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जनसंख्या है ना 10,40,99,452। ये कोई फिगर याद करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके के फिगर तो अभी आपके प्रीवियस ईयर में आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ऐसे पूछे भी नहीं गए। बस इसका जो परसेंटेज है उसको याद करने की ज़रूरत है, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बिहार की जनसंख्या घनत्व है, वैसे भी अगर आप देखेंगे जनसंख्या घनत्व के बारे में सबसे ज़्यादा जो की बात आती है तो हम बिहार का ही नाम लेते हैं जब नेशनल सेंसस हम पढ़ते हैं। तो ये जो आपका पोर्शन दिया हुआ है 1106 है ना, 1106 वर्ग किलोमीटर में टोटली आपका क्या है, ये बिहार का क्या है, जनसंख्या घनत्व है। साक्षरता दर के बारे में भी अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल आपका साक्षरता दर इसमें क्या है, थोड़ा सा कम आती है। और अभी लिटरेसी रेट उतनी अच्छी है नहीं, महिलाओं की लिटरेसी रेट भी उतनी अच्छी नहीं है। तो इधर 61.8 पढ़ सकते हैं। और टोटल अगर आप पुरुष और महिला की बात करेंगे 71.20% आपका पुरुष से संबंधित है एंड 51.5% जो है कि महिलाएं। टोटल की अगर आप बात करेंगे तो टोटल में आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। और उसके बाद पुरुषों की ये आ जाएगी और महिलाओं की ये। तो इसमें डिफरेंट आप निकाल सकते हैं कि कितने का डिफरेंट है, दोनों को आप कैलकुलेट करके निकालेंगे तो आपको नियर अबाउट अच्छा खासा डिफरेंट देखने को मिल जाएगा, है ना। तो 19 पॉइंट समथिंग आप कह सकते हैं कि इसमें आपका डिफरेंट 20 के करीब नियर अबाउट आपका है। तो मे भी हो सकता है कि आपका डिफरेंट भी पूछ लिया जाए कि महिला और पुरुष की साक्षरता में डिफरेंट कितने का। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका है लिंगानुपात, है ना। लिंगानुपात का मतलब क्या होता है, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि लिंगानुपात का मतलब होता है कि 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या कुल कितनी है। तो अगर यहाँ पे बिहार की बात करेंगे तो बिहार में आपको क्या दिखेगा, ये बिहार में आपको दिखेगा
कि इधर आपका कोई पॉइंट जो दिया हुआ है ना, ये आपका 918 दिया हुआ है 1000 पुरुषों पे। तो लिंगानुपात याद करने की ज़रूरत है कि लिंगानुपात जो है कि आपका कितना है। नेक्स्ट पॉइंट अगर आप देखेंगे, पटना श्री गोविंद सिंह सिखों के आखिरी गुरु का जन्म स्थान होने के कारण ये सिखों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण तीर्थस्थल है। हाल ही में गुरु गोविंद जी की 150वीं जन्म शताब्दी धूमधाम से मनाई गई। तो ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि ये चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। और ये जो सिख गुरु जो थे, अंतिम सिख गुरु, उनकी जन्म स्थली रही है। और मैंने अभी आपको बताया भी कि ये जन्म स्थली होने के कारण क्या है कि इनका जो स्थान है काफ़ी महत्वपूर्ण है। पर्यटन की दृष्टि से भी आप कह सकते हैं पटना बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिखों के लिए। तो ये चीज़ें आपको याद करने की बहुत मतलब आपका एग्जाम में ये चीज़ें पूछी गई है कि गुरु गोविंद सिंह है ना, जन्मस्थली किसकी रही है, तो गुरु गोविंद सिंह, कौन, पटना। ठीक, ये चीज़ें याद करने की ज़रूरत है। बिहार के सोनपुर का पशु मेला प्राचीन काल से दुनिया भर में प्रसिद्ध है। तो कार्तिक पूर्णिमा प्रायोजित होता है। पुराने राजा महाराजा युद्ध के लिए हाथी घोड़े इसी मेले से खरीदते थे। तो बस आपको ये चीज़ें याद करने की, सोनपुर का जो मेला है ना, स्पेशली आपका सोनपुर मेला है, ये आपका लगता है बिहार में, और किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आप ये कह सकते हैं प्रसिद्ध है ये आपके लिए, आप ये कह सकते हैं कि जो घोड़ा पशु है ना, पशु मेला के लिए जो है कि प्रसिद्ध है। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। बिहार में कुल मिलाकर के 38 जिले, जनसंख्या के मानक माने तो पटना सबसे बड़ा जिला है और शेखपुरा सबसे छोटा जिला है। क्षेत्रफल के मानकों में पश्चिम चंपारण सबसे बड़ा जिला है और शिवहर सबसे छोटा जिला है। तो ये भी एक काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे आपको जानने की ज़रूरत है कि टोटल तो हमारे पास जिले की संख्या बिहार के अंदर कितनी है, 38 है। 38 जिले हो गए। ठीक, 38 जिले में अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि एक जनसंख्या के मानक में ना, यानी जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो आपको ये कि पटना है। ठीक, सबसे बड़ा, और यही आपका अर्बनाइजेशन भी सबसे ज़्यादा यहीं पे है। ठीक ना। और उसके बाद अगर आप देखेंगे छोटा सा जो जिला है, इसको बोलते हैं शेखपुरा। तो ये जनसंख्या की दृष्टि से जो है कि आपका क्या हो गए, सबसे छोटे और बड़े। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बोलेंगे है ना, एरिया के हिसाब से, तो चंपारण, वो भी पश्चिमी चंपारण जो उत्तर प्रदेश से लगता है, पश्चिमी चंपारण, और उसके बाद आपका क्या है, शिवहर, यानी शिवहर सबसे छोटा है, पश्चिमी चंपारण क्या है, सबसे बड़ा है। तो ये आपका याद करने की ज़रूरत है। अब देखिए क्या है, लोक नृत्य कुछ बिहार के आ जाते हैं। कौन कौन से लोक नृत्य हैं, किस तरीके से चीज़ें आपकी आ रही है। नारदी, कीर्तनिया नाच इसको बोलते हैं। होरी, होली के उपलक्ष्य में। हाजरी, सावन में। देवहर, देवी देवताओं के लिए। डोमकच, शादी विवाह। धन कटनी, फसल काटने पर। अब देखिए इसको आपको क्यों याद करने की ज़रूरत है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि अभी जो आर ओ का एग्ज़ाम हुआ था, कुछ इसी तरीके के सवाल आपके आए हुए थे, उसमें आपको इसी तरीके से मिलान करना था और आपसे यही पूछा गया था इसको किस तरीके से मिलान करेंगे। यानी जैसे मान लीजिए कि आपका एक पोर्शन ये दिया है डोमकच, तो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि ये डोमकच जो लोक नृत्य किया जाता है किस अवसर पे किया जाता है। तो ये लोक नृत्य जो किया जाता है ये आपका किया जाता है शादी विवाह में किया जाता है। धन कटनी, वैसे ये तो आपको खैर याद हो जाएगा, धन कटनी का मतलब फसल काटने पर, तो ये तो खैर बहुत ये नहीं है। धन कटनी यानी धान काटने पर आपको ये करना है। होरी, होरी का भी मे भी हो सकता है, होरी, होली को आप जोड़ सकते हैं। ये एक नृत्य होरी है जो आपका किस उपलक्ष्य में किया जाता है, ये होली के उपलक्ष्य में किया जाता है। देवहर तो इसके नाम से है, देखो देव और इधर दे है, इधर हो है, तो इसमें आप जो है कि हो होली लिख सकते हैं, देवहर, और इसमें देवी देवताओं के लिए। तो ये तो खैर आपका 3 नियर अबाउट आप कह सकते हैं कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। होरी होली के उपलक्ष्य में, देवहर देवी के देवताओं के लिए ना, देवी देवताओं के धन कटनी के लिए। अब यहाँ पे डोम कच्छ है ना, तो डोम कच्छ के तरीके से आप ये कह सकते हैं कि कच्छ बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ना, तो वो चीज़ें आपका एक तरीके से रिलेट कर सकते हैं। कच्छ है ना, रूम जिसको बोल सकते हैं, चैम्बर बोल सकते हैं। तो ये चीज़ें आप उस तरीके से शादी विवाह में जो खाना पीना होता है वो कच्छ में होता है, ऐसे करके भी रिलेट कर सकते हैं। तो डोम कच्छ आप शादी विवाह को जोड़ सकते हैं। नादरी वाला जो आपका आता है ये कीर्तनिया नाच हो गया। और हाजरी, हाजरी आपका क्या है, ये है आपका सावन में। तो इस तरीके से इस चीज़ को आपको याद करने की ज़रूरत है, कौन सा कब किस तरीके से याद किया जाता है। ठीक, अब देखिए अगला पॉइंट है कि बिहार के अंदर प्रमुख फसल क्या क्या है। बिहार के अंदर प्रमुख फसल कौन कौन सी है, तो आपको पता लगेगा कि प्रमुख फसलों में से आपका जो है कि कुछ इंपॉर्टेंट फसल के बारे में अगर आप देखेंगे, क्योंकि देखिए वो भी आपका किससे तैयार हुआ मैदान है, वो भी आपका गंगा यमुना के दोआब में ही पड़ता है। तो आप देखिए वहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है वो जलोढ़ पाई जाती है ना। उत्तरी आपका एक बिहार हो गया, एक दक्षिणी बिहार हो गया, क्योंकि उसको नदियों के माध्यम से बांटा गया। तो इधर आप देखेंगे ये आपका धान हो जाएगा, गेहूँ हो जाएगा, मक्का हो जाएगा, दाल है, गन्ना है ना, आलू है, तंबाकू, प्याज, मिर्च और पटसन है ना। ये थोड़ा सा हमें आगे चल करके ये भी जानने की कोशिश करेंगे कौन से ज़िले में पटसन होता है नहीं होता है, ये सब सारी चीज़ें। लेकिन ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि ज़्यादातर जो कृषि वाला पैटर्न रहा है वो बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से आप उत्तर प्रदेश में देखते हैं वही आपका पैटर्न यहाँ पे भी मिलेगा। चलिए ठीक है, इस चीज़ को आपको याद करने की ज़रूरत है बिहार के प्रमुख फसलों के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने आता है जनजातियाँ। अब देखिए जनजातियाँ तो खैर आपको अभी यहाँ पे एक ओवरव्यू दिया जा रहा है, हालांकि इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ ये नहीं कर सकते।
तो यहाँ पे आपको क्या करने की ज़रूरत है कि अब जब यहाँ पे आप पढ़ लेंगे तो फिर बाद में आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि कौन जिले से संबंध रखती है। देखो, एक है आपका खोंड, ये आपका क्या है, खोंड जनजाति। और उसके बाद आपका है बथुड़ी, बथुड़ी जनजाति, बिरजा है, बिंझिया है, उसके बाद किसान है, फिर उसके पराहिया है, बिरहोर है, फिर उसके बाद सवार है, गोरेट है, पहाड़ी कोरबा। ये आपको याद करने की ज़रूरत है। अब आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे, है ना, कि कौन सी कब कौन से ज़िले में पाई जाती है। नेक्स्ट हमारे पास संस्था के बारे में आ जाता है। संस्था के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, है ना, कि संस्था क्या है। तो ये संस्था दिया हुआ संस्था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी, ये कहाँ पे है, तो आप इसको बताइए। ये है आपका पटना में। अब देखिए आगे कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट आपको देखने को मिलेगी। ये सारी चीज़ें आपको रिलेट करनी है एक तरीके से फैक्ट के रूप में, है ना। इतिहास के सबसे बड़े आविष्कार में से एक, यानी जीरो का आविष्कार करने वाला आर्यभट्ट का संबंध कहाँ से रहा है, तो आप बताइए कि आर्यभट्ट का संबंध रहा है कहाँ से। तो आपको ये पता होगा आर्यभट्ट का संबंध बिहार से रहा है। कहाँ से रहा है, बिहार से। तो ये जो है कि इन्होंने क्या खोज की, ये जीरो वाला कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आना चाहिए। और उसके बाद बिहार मौर्य साम्राज्य, है ना, का राजधानी था। मौर्य साम्राज्य के समय में ही ये राज मगध के नाम से जाना जाता था। 1964 के बक्सर की लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल, उड़ीसा में कर वसूली का अधिकार मिल गया था। तो 1964 के बक्सर की लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, है ना, बिहार, बंगाल, उड़ीसा में क्या मिल गया था, कर से संबंधित वसूली करने के लिए सारी चीज़ें मिल गई थी। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, अगला इधर आकर के हम लोग डिस्कशन करते हैं। शहनाई बजाने वाले प्रसिद्ध बिस्मिल्लाह खां भी बिहार से हैं, जिसको 2001 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। भारतीय संस्कृति का पुरातन विश्वविद्यालय नालंदा और विक्रमशिला बिहार की धरती पर थे। तो ये बिहार के बारे में आपका आ जाता है ना, इसको भी आपको समझने की ज़रूरत है कि नालंदा कहाँ पे है। इधर आपका जो है कि शहनाई बजाने वाले जो व्यक्ति बिस्मिल्लाह खां थे, है ना, इनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। वही अगर आप देखें 2014 में बिहार की सरकार ने दुनिया का सबसे बड़ा वाईफाई जोन बनाया, जो बिहार की राजधानी पटना में है। और वो 20 किलोमीटर लंबा है ना, 20 किलोमीटर लंबा है। तो ये एक तरीके से बहुत बड़ी चीज़ें हैं, फैक्ट के रूप में इसे याद कर सकते हैं। और फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आज से 2600 है ना साल पहले भगवान महावीर और भगवान बुद्ध ने बिहार की भूमि को अहिंसा की भूमि का उपदेश दिया, और उसी भूमि पर दो धर्मों की उत्पत्ति हुई, जो एक आपका क्या है, बौद्ध धर्म है, और उसके बाद क्या है, जैन धर्म है। मैं एक तरीके से आपको ये बता रहा हूँ कि अभी ये चीज़ें आप जो है कि एक तरीके से ओवरव्यू के रूप में देख रहे हैं। इन सब सारे पॉइंट्स को हम डिटेल में आगे कवर करेंगे। अभी थोड़ा सा आपको जानकारी होनी चाहिए कि बिहार का मैप आपके दिमाग में बैठना चाहिए, बिहार में क्या क्या स्टडी करने, क्या क्या पॉइंट्स हैं। बाकी की चीज़ें हम सारी चीज़ें जो है कि एक एक करके डिस्कशन करेंगे पॉइंट वाइज। गंगा नदी यहाँ की मुख्य नदी है। नदियों के बारे में अगर आप देखेंगे, गंगा नदी, मान लीजिए कि ये मैं आपका पूरा क्या कर दे रहा हूँ, ये बिहार बना रहा हूँ, और इसमें आपका क्या बीचों बीच से नदियाँ जाती हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, गंगा बोलते हैं, ठीक ना। तो अगर आप ये देखेंगे तो गंगा एकदम इधर है, फिर इधर गंगा का उत्तरी मैदान, गंगा का दक्षिणी मैदान हो जाता है। और इस वाले साइड से आपका जो एक नदी आती है, कोसी नदी, और ये वाला जो पोर्शन आप देखेंगे तो उसमें आपका ऐसे आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा जिला है जो कोसी नदी की बाढ़ से बहुत ज़्यादा प्रभावित है, या फिर कौन सा एरिया, कौन सा साइट है। तो स्टेटमेंट वाले सवाल आप जब पढ़ेंगे तो मे भी उस तरीके के सवाल आपका आ जाए ना, क्योंकि इस साइड में अगर आप आएंगे तो इधर तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है इस नदी की वजह से, लेकिन अगर इस साइड में अगर आप देखेंगे ये वाला पोर्शन है ना, तो इस पोर्शन पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा असर देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि पश्चिम से पूर्व की ओर क्या कहती है, बहती हुई बिहार में दो भागों में बांटती है। गंगा के मुख्य सहायक नदियों में अगर आप देखेंगे को फाल्गु है, गंडक है, सोन है, ये सब सारी चीज़ें जो है कि आपका आ जाती है। हर मंदिर छोटा, है ना, हर मंदिर छोटा पटन देवी, बड़ी पटन देवी, महावीर मंदिर, शीतला माता मंदिर, इस्कान मंदिर, नौलखा मंदिर, सूर्य मंदिर आदि धार्मिक स्थल भी बिहार में आपको देखने को मिल जाएंगे। अब यही चीज़ें, सब सारी चीज़ें आपको तो पहले पता हो जानी चाहिए कहाँ कहाँ पे हैं, फिर उसके बाद आपका जिले को हम देखेंगे आगे करके, ठीक। यहाँ की मुख्य भाषा हिंदी है, उर्दू है, मैथिली है, भोजपुरी है, मगही है, अंगिका आदि है। आधिकारिक भाषा हिंदी और उर्दू है। क्षेत्रफल में ये देश का 13वां है 31 अक्टूबर 2019 के बाद, तथा जनसंख्या में तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। तो ये दो फैक्ट आपको याद करने की ज़रूरत है। एक आपको ये पता करना चाहिए कि ये 13वां है कौन से दृष्टि में, ये आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से। और जनसंख्या की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो जनसंख्या की दृष्टि से ये आपका क्या आ जाता है, यानी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, और उसके बाद आपका ये बिहार आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास क्या है, बिहार में विधानसभा की जो सीट है वो कितनी है। तो ये सब सारे सवाल आपके कई मरतबा पूछे गए। ये 2-4-3 इलेक्शन जब होते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा चर्चे में भी होता है। 16 सीट आपका क्या है, राज्यसभा से संबंधित है, ठीक। और उसके बाद 40 सीट जो आपको मिलती है वो लोकसभा में मिलती है। तो ओवरऑल आपको एक ओवरव्यू मालूम होना चाहिए 2-4-3,
ठीक 243 वाला अगर आप देखेंगे आर्टिकल भी आपको मिल जाता है जो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, उससे रिलेट कर लीजिए। फिर उसके बाद जो है कि आपका ये 16 वाला रिलेट कर लीजिए, उसके बाद 40 वाला रिलेट कर लीजिए। तो एक आपको मिलेगा कि नहीं चलो ठीक है, एक पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, एक सरकारी नौकरियों में समानता की बात करता है, और एक आपका क्या करता है 243। ये 243 आपका आर्टिकल रिलेट कर लेते हैं वहाँ से, जो हमारी पंचायती राज सिस्टम है। तो कुल मिला करके एक ही जगहों पर वो सब सारी चीज़ें आ जा रही है। चलो ठीक, आगे है। बिहार के चंपारण में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया। तो चंपारण तो आपको भूलेगा नहीं, क्योंकि 1917 की जो घटना रही है वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रही है इंडिया की हिस्ट्री में। गांधी जी फर्स्ट टाइम जो अपना सत्याग्रह किए थे वो बिहार के चंपारण में किए थे, और यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी नील की खेती को लेकर के। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखेंगे, चित्तरंजन दास, दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट, ये हिस्ट्री से संबंधित है। 1922 का एक अधिवेशन हुआ था बिहार के गया में, और ये बिहार के गया में जो अधिवेशन हुआ था, ये जो आपका अधिवेशन हुआ था ना, गया अधिवेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का, चित्तरंजन दास है ना, जिसको CR दास बोलते हैं, और इन्होंने ही क्या किया था 1900 आपका कितने में 1923 में 1923 में एक पार्टी स्थापित करते हैं जिसका नाम क्या होता है, स्वराज पार्टी नाम होता है। तो ये सब सारी चीज़ें आपको याद करें। दुनिया का सबसे पहला गणराज्य बिहार के वैशाली में स्थापित किया गया। तो सबसे फर्स्ट जो आपका कह सकते हैं गणराज्य जो स्थापित किया गया, ये वैशाली आपको याद करना है, ठीक ना। फर्स्ट 2600 साल पहले बिहार को सबसे ज़्यादा शांतिप्रिय यानी अहिंसा प्रिय भूमि कहा जाता था। क्यों? क्योंकि बोध गया और पावापुरी में लोग शांति प्राप्त करने के लिए आते थे, और आज भी आते हैं। भारत के 4 महान राजा इसी राज्य से थे, समुद्रगुप्त, सम्राट अशोक, राजा विक्रमादित्य और चंद्रगुप्त मौर्य। नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, ये भी आप कह सकते हैं कि बिहार से संबंध रखता है। ये सब सारे पॉइंट जब आपके दिमाग में आएंगे, तो जब कभी आप बिहार से संबंधित किसी पॉइंट पे अपने कमेंट करेंगे या फिर कोई चीज़ें लिखेंगे, तो उसमें आपकी जो है कि लिखावट में थोड़ा सा खूबसूरती होगी। इन सब सारे पॉइंट्स को आप लिखेंगे तो ये फैक्ट के रूप में बुलेटिन फॉर्म में जरूर लिखा हुआ है, लेकिन जब कभी आप इसको अच्छे तरीके से सजा करके लिखेंगे तो बड़ा खूबसूरत सा आपका आंसर आएगा। बट आई थिंक कि अभी तो आपको ज़्यादातर फोकस ये करनी है कि यहाँ से हम कितने फैक्ट निकाल पा रहे हैं, तो फैक्ट पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। पुरातन काल में बिहार देश की व्यापारिक राजधानी हुआ करती थी, है ना, तथा देश का 40% व्यापार सिर्फ मगध, वैशाली, मिथिला, विदेह, अंग, शाक्य प्रदेश, वंशीजनक से हुआ करता था। ये सब आपका प्राचीन भारत से संबंधित है। 80 के दशक तक बिहार में मिथिलांचल में श्री राम को भगवान नहीं माना जाता था। हालांकि अब कुछ लोग यहाँ भगवान राम की पूजा करने लगे थे। विवाह पंचमी यानी जिस दिन भगवान राम और सीता की शादी हुई थी, उस दिन मिथिलांचल के लोग शादी नहीं करते। तो उसमें आपका क्या मैटर है, आई थिंक कि उस चीज़ को हम आगे डिस्कशन करेंगे। विश्व स्तर पर हुए जियोग्राफिकल एवं एग्रीकल्चरल सर्वे के अनुसार पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन कहाँ पे आपको मिल जाएगी, है ना, वो आपको मिल जाएगी बिहार में। सबसे ज़्यादा आपको फर्टाइल लैंड मिल जाएगी। तो आज हम लोग इतना ही डिस्कशन करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियोज़ यदि हो जाता है तो आपको बोरिंग लगता है। तो बस एक एक करके हम A to Z फैक्ट याद करने की कोशिश करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि एक वीडियोज़ को यदि आप स्पीड तेज़ करके 2 मरतबा 3 मरतबा सुन लेते हैं, तो सुनने से चीज़ें जो है कि आपके माइंड्स में अच्छे तरीके से बैठती है, उसमें कंफ्यूज उतने ज़्यादा नहीं होते और आपको पॉइंट्स याद रहते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।